सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेशन। तो आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स ये भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है थर्म और दूसरा है डायनेमिक्स। तो यहाँ पे ये दो चीजें पढ़ना पड़ता है हमको फिजिक्स में। एक होता है काइनेमेटिक्स, दूसरा होता है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब क्या कि कोई चीज कुछ प्रोसेस हो रहा है तो हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस हो रहा है तो इसके आगे क्या होगा। अब जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे आगे बढ़ रहा है तो हम ये बोलेंगे कि ठीक है ये आगे बढ़ रहा है, कितने टाइम में कितना आगे जाएगा, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वगैरह वगैरह। ये चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और डायनेमिक्स मतलब क्या कि वो चीज क्यों हो रही है, इस पे ज्यादा फोकस देना है हमको, उसका रीजन क्या है पीछे। तो ये चीज डिस्कस करते हैं हम डायनेमिक्स में। और डायनेमिक्स कब डिस्कस करेंगे, जब कोई चीज मूव हो रही है, जब कोई चीज फ्लो हो रही है। तो अभी हमने लास्ट जो चैप्टर देखे थे उसमें क्या फ्लो हो रहा था, हीट फ्लो हो रहा था, राइट। और ये थर्मोडायनेमिक्स में अब ये देखना है कि वो कैसे, क्यों, किधर हो रहा था। ठीक है, तो इसमें शुरू करते हैं हम। चैप्टर का नाम समझ में आ गया। थर्म वर्ड का मीनिंग क्या है, हीट। और डायनेमिक्स वर्ड का मतलब जो भी प्रोसेस हो रहा होगा उसमें कैसे, क्यों, कहां, कब फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो चलो बढ़ते इसमें आगे। तो पहला बिट इसमें सबसे इजी, सिस्टम सराउंडिंग एंड इट्स टाइप्स। तो अब यहां पे हम बोलेंगे हमारे पास पूरा यूनिवर्स है। अब पूरे यूनिवर्स में हम एक टाइम पे जहां भी हम जो भी काम कर रहे हैं तो हम उस पर फोकस करते हैं। जैसे नॉर्मली हम जहां पार्टीज में या दावत में जहां भी गए तो वहां फोकस, तो सब चीज आजू बाजू है लेकिन हम बोलेंगे हमारा फोकस खाने पे है। तो पूरा यूनिवर्स है आसपास लेकिन फोकस एक ही चीज पे रहेगा। अब वो फोकस के आसपास कोई भी चीज पे हमारा ध्यान नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इसको जिस चीज पे हम यूनिवर्स में से फोकस कर रहे हैं उस चीज को बोलते हैं सिस्टम। अब जैसे इसमें बहुत बार ये एग्जांपल आने वाला है चाय बनाने का। अब जब चाय बना रहे हैं तो कंटेनर ले लिया हमने, उसमें जो भी है पानी, दूध, शक्कर, पत्ती सब डाल दिया है। अब उसके बाद जब हम उसको देख रहे हैं, अब गरम करके रख दिया, ऐसे देखते कर रहे उसको, अब कब उबलेगी चाय, कब उबलेगी चाय। तो अब हमारा सिस्टम कितना है, हम सिर्फ कितने चीज पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ उतने सिस्टम पर, सिर्फ उतने हिस्से पर पूरे यूनिवर्स के। अब उसके अलावा पूरा यूनिवर्स एक तरफ और हमारा फोकस सिर्फ एक तरफ। तो वो सिस्टम जो है हमारा उतने में ही फोकस है। जो कंटेनर है, नीचे फ्लेम है, अंदर मटेरियल है, वो हमारा सिस्टम हो गया। और सिस्टम के आसपास जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। अब सराउंडिंग में पूरा यूनिवर्स आ गया। अब सराउंडिंग में हमारा वो रूम आ गया आसपास का, हमारा घर आ गया, हमारा मोहल्ला आ गया, हमारी सिटी आ गई, हमारा स्टेट आ गया, हमारी कंट्री आ गई, एक ग्लोब आ गया, सबके सब प्लैनेट्स भी आ गए उसमें। तो यूनिवर्स में सिस्टम को हटा के जितना भी हिस्सा बचा वो क्या है, वो सराउंडिंग है। उसमें पूरा यूनिवर्स आ गया, जितने प्लैनेट्स अभी मालूम है नहीं मालूम है सब आ गया उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है, यूनिवर्स दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। और दो पार्ट कौन से हैं, सराउंडिंग। ठीक है, तो ये ऐसे दो पार्ट से मिलकर बनेगा हमारा यूनिवर्स। सिस्टम का डेफिनेशन देखो कुछ ऐसे बनाएंगे। अब हमको सिस्टम में क्या स्टडी करना है, हीट कहां से कैसे फ्लो हो रही है। तो देखो इसका डेफिनेशन कैसे बनता है, सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी। यूनिवर्स का डेफिनेशन क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब इसके टाइप्स क्या है, तो कितने टाइप्स है इसके, इसके तीन टाइप्स है। कौन सा, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। अब ये दोनों में दो कॉन्सेप्ट के, दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो है मैटर, दूसरा है एनर्जी। अब एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, मैटर मतलब उसके मटेरियल में कुछ चेंजेस होने वाला है। तो अब देखो यहाँ पे एकदम सिंपल एग्जांपल से डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे एग्जांपल है आपका कुछ ऐसे, दिस इज अ कप ऑफ टी। अब इसमें चाय है, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है अब चाय नॉर्मल चाय है तो वो हॉट टी है, उसका टेम्परेचर थोड़ा रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। ठीक है, तो अब इसका रूम टेम्परेचर ज्यादा है और अब आपने इसको लाके एनवायरमेंट में रख दिया है। तो अब इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। कब तक कम होगा, ये बर्फ बन जाएगा क्या, नहीं। तो कब तक कम होगा, जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये देखो इसने हीट लॉस किया, तो यहाँ पे इसने हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसने एनर्जी तो लॉस किया।
अब अगर मान लो ये चाय की कप की जगह एक कंटेनर है जिसमें पानी है और उसको हम गर्म करते ही जा रहे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद पानी बॉईल होना शुरू होगा और जब पानी बॉईल होगा तो वो लिक्विड से गैस में, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैटर, अमाउंट ऑफ मटेरियल भी चेंज होगा। तो ये कब हो सकता है, ये ओपन सिस्टम में हो सकता है। अब ओपन सिस्टम मतलब क्या, ओपन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसको ऊपर से हमने ढककर नहीं रखा हुआ है और इसके जो वॉल्स है ये डायथर्मिक वॉल्स है। अब डायथर्मिक मतलब क्या, कि उसमें से हीट ट्रांसफर हो सकता है। अब अगर ये आपको महसूस करना है तो आप फील कर भी सकते हैं इसको। चाय के कप को पकड़ो ऐसा, हैंडल को नहीं, कप को। अभी उसमें गर्म चाय तो आपको हाथ पे क्या लगेगा, हीट फील होंगी उसकी, मतलब उसके वॉल से भी हीट बाहर आ रहा है, ऊपर से तो जा ही रहा है और साइड से भी बाहर आ रहा है। तो ऐसे टाइप के सिस्टम को बोला जाता है ओपन सिस्टम। इसमें दोनों चीजें एक्सचेंज हो रही है एनवायरमेंट के साथ। दोनों चीजें क्या, एक तो एनर्जी हीट एक्सचेंज हो रहा है, दूसरा मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। मैटर मतलब अगर ज्यादा गर्म कर देगा तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, एनवायरमेंट में जाता जाएगा। ठीक है, ऐसे टाइप के सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, अब क्लोज सिस्टम का एग्जांपल, तो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल भी यही है। अब बस इसमें हमने क्या किए, देखो इसमें हमने ये काम किए, इसको हमने कवर कर दिया, वही चाय है, अंदर वही कंटेंट है, बस हमने क्या किया, इसको कवर कर दिए। अब कवर करने से क्या इफेक्ट हुआ, अब वो वेपर्स बाहर जा सकते हैं क्या, वेपर्स बाहर जाने को जगह है क्या। और यही चीज चाय बनाते टाइम भी अगर हम करेंगे तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो अच्छा एक्सपीरियंस क्या, कि मान लो चाय बना रहे हैं और ऊपर ऐसे कंटेनर से एक कुछ भी एक लिड से उसको कवर कर दिया है। अब जब आप इसको गर्म करेंगे कोई भी लिक्विड को तो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो अब यहां से बाहर जा सकते हैं क्या, बाहर जाने की जगह नहीं है। अब लेकिन ये वॉल्स जो है इसके, ये तो ऐसे वॉल्स है जो हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसमें से तो हीट ट्रांसफर होगा ऐसे। और ये आपके हर खाने बनाने की मटेरियल से होता है। आप कोई भी मटेरियल ले लो, कोई भी कंटेनर ले लो, उसमें से साइड वॉल से हीट बाहर आती है। टच करके देखो अगर देखना है तो, ठीक है, तो आपको मालूम पड़ेगा हाँ हीट बाहर आ रही है। ठीक है, लेकिन ऊपर से मटेरियल बाहर जा सकता है क्या, नहीं, मटेरियल बाहर नहीं जा पा रहा है। तो ऐसी चीज, ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी का तो एक्सचेंज है लेकिन मैटर का, मटेरियल का एक्सचेंज नहीं है, ऐसे टाइप के सिस्टम को बोला जाता है क्लोज सिस्टम। और मटेरियल एक्सचेंज नहीं हुआ, अब आप बोल रहे कि वेपर बनके तो जा रहा है ऊपर इसमें, तो वो ऊपर जाके वो लिड पे क्या होता है, वाटर वेपर फॉर्म में जमा हो जाते हैं। अब आप इसको हटा के देखना ऐसे, ठीक है, तो आपको यहां पर क्या दिखेगा, वाटर वेपर दिखेंगे। तो वो बाहर चले गए क्या, नहीं गए बाहर, क्योंकि ऊपर लिड था। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। अब तीसरा एग्जांपल आइसोलेटेड सिस्टम, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है थर्मस फ्लास्क। ठीक है, अब ये थर्मस है लेकिन हम बोलते बोलते क्या हो गया हो, थर्मास, तो वो थर्मास नहीं है, थर्मस फ्लास्क। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है, अगर इसमें हमने कोई गर्म चीज डाल के रखे लिक्विड तो वो गर्म ही रहती है, ठंडी चीज डाल के रखे तो ठंडी रहती है। लेकिन अगर आपको इसकी लाइफ बढ़ाना है, कभी कभी होता है ऐसा कि अब 1 साल 2 साल हो गए तो अब उसमें ज्यादा देर वो चीज गर्म या ठंडी नहीं रह रही है, तो उसके पीछे भी एक रीजन, एक लॉजिक है। तो आप जब भी उसमें आपको कोई चीज डालना है तो पहले गर्म या ठंडा उसमें थोड़ी देर पानी डाल के रखो। अगर आपको गर्म चीज स्टोर करना है उसमें तो पहले 10 मिनट गर्म पानी डाल के रखो उसमें, ताकि अंदर का एनवायरमेंट गर्म हो जाए। फिर वो पानी फेंक के फिर आप डालो जो भी डालना है आपको गर्म चीज। ठंडे के लिए भी सेम। तो इससे आपकी थर्मस फ्लास्क की लाइफ बढ़ जाती है, जहां वो 2 साल चल रहे हैं वहां 4 साल चलेगा। तो ये करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो अब इसके जो वॉल्स रहते हैं इसमें से हीट बाहर आता है क्या, नहीं। अगर इसमें से हीट बाहर आ गया तो वो काम का ही क्या है फिर। तो इसने हीट एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, क्या इसने मैटर एक्सचेंज करना चाहिए, क्या इसमें हम ऊपर से ढक्कन खुला रखते हैं थर्मस में, नहीं, उसका कैप भी क्लोज होता है। तो ना ही उसमें से हीट ट्रांसफर हो सकता है, ना ही उसमें से मैटर ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसे टाइप के सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का एक्चुअल मीनिंग क्या है वर्ड का, आइसोलेट करना, जो हमारे कोरोना में बहुत चल रहा था, आइसोलेशन में रह रहे हो। तो आइसोलेशन मतलब एक अलग रह रहे हैं, उसमें से ना कोई चीज बाहर आ रही है ना वहां कोई चीज अंदर जा रही है। तो आइसोलेटेड मतलब अलग रहना। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम अलग रह रहा है, ना वो हमारे नेचर के साथ हीट एक्सचेंज कर रहा है
ना ही वो मैटर एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो अब देखो ये थर्मल फ्लास्क का एग्जांपल में एनर्जी एक्सचेंज नहीं होने वाली और मैटर एक्सचेंज होने वाला क्या, तो इसमें दोनों भी एक्सचेंज नहीं होगा। अब मैं आपको एग्जांपल पूछ रहा हूं, आपको तीनों में से बताना है कौन सा है। ठीक है, कुकर बिना सीटी का ओपन है क्या? नहीं, हमने लिड तो लगाया हुआ है। ठीक है, अब उसमें सीटी क्यों निकाल दिया हमने? अगर सीटी होती तो वो ओपन हो जाता। क्यों ओपन हो जाता? क्योंकि उसमें से स्टीम वेपर फॉर्म में बाहर निकल सकता है। ठीक है, और अगर वो नहीं रहा तो अब बाहर नहीं आ सकता है मैटर। लेकिन क्या हीट बाहर आ सकती है साइड से? यस, कुकर को हाथ लगा के देखो गर्म करते टाइम आपको एक्सपीरियंस होगा कि हीट बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये चीज है। क्लियर है यहां तक? अब थर्मल फ्लास्क का तो एक एग्जांपल है इसमें। इसमें कप ऑफ टी आ सकता है, ग्लास ऑफ वाटर आ सकता है। ग्लास ऑफ वाटर विच हैज कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर क्या होगा? ठंडा होता जाएगा क्या? नहीं, वो रूम टेम्परेचर तक आता जाएगा। राइट, तो ये ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, ये तीन टाइप के सिस्टम्स है हमारे पास। तो अब चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये हमने जैसे बात की वॉल्स की, तो वॉल्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक है डायथर्मिक, दूसरा है एडियाबैटिक। तो डायथर्मिक का क्या मतलब है? हीटिंग थ्रू, मतलब उसमें से हीट पास हो सकती है। तो अब मेरे को बताओ ओपन और क्लोज दोनों टाइप के सिस्टम में कौन से वॉल्स है? डायथर्मिक वॉल्स है। राइट, जिसमें से हीट ट्रांसफर, हीट पास हो सकती है। और एडियाबैटिक वॉल्स मतलब क्या? जिसमें से हीट पास नहीं हो सकती। तो वो सिस्टम कौन सा बन जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। यहां तक क्लियर है? और यहां पे उसके वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है। जैसे ये एडियाबैटिक वर्ड कहां से है? एडियाबैटोस वर्ड से आया, जिसका मतलब क्या है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल, उसमें से हीट पास नहीं हो सकती। तो इसमें अ का मतलब है नॉट, डाया का मतलब होता है थ्रू, और बेटोस का मतलब होता है पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? नॉट थ्रू पॉसिबल, मतलब उसके अंदर से हीट जा नहीं सकती, तो इसीलिए उसको एडियाबैटिक बोलते हैं। और इसी से एक प्रोसेस का नाम भी आगे आने वाला है, एडियाबैटिक प्रोसेस। उसमें हम क्या जीरो बोलते हैं? उसमें से हीट पास नहीं हो रही है तो टोटल चेंज इन हीट जीरो, हीट कांस्टेंट है हम बोलते हैं उसमें। ठीक है, तो वो भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी ये वर्ड्स क्लियर हो गए। ठीक है, तो मैं अगर आपको बोलूं अब मेरे पास एक कप ऑफ टी है, तो उसके वर्ड्स कैसे है? डायथर्मिक या एडियाबैटिक? डायथर्मिक है। एडियाबैटिक भी बना सकते हैं हम। एडियाबैटिक बनाएंगे मतलब उसको ऐसे मटेरियल से बनाएंगे जिससे हीट पास नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन कैसे पूछा है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि इफ वी डेवलप अ सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज इन एनर्जी और मैटर, देन इट्स वॉल्स आर ऑफ विच टाइप? एडियाबैटिक। जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो सक रहा है वो एडियाबैटिक वॉल्स, जिसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है वो डायथर्मिक वॉल्स। क्लियर है यहां तक? अब देखो बढ़ते हैं आगे यहां से। अब इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? कि एक प्रोसेस आगे भी चल रहा है, पीछे भी चल रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन नियरली सेम ही रहता है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो हमने इसका फर्स्ट टाइप मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में, कि इधर भी उतना ही फोर्स, इधर भी उतना ही फोर्स, तो टोटल फोर्स कितना? जीरो। ऊपर से इतना फोर्स, नीचे भी उतना ही फोर्स, टोटल फोर्स कितना? जीरो। इसको हमने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नाम दिया था। फिर हमने एक और इक्विलिब्रियम पढ़ा था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। उसमें क्या जीरो था? उसमें टोटल टॉर्क जीरो आया था। राइट, तो ये सब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आते हैं। इसमें दो इक्विलिब्रियम आएंगे, कौन सा? एक तो लीनियर, लीनियर को दूसरा नाम क्या था? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम, ये आपका केमिस्ट्री में चैप्टर है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आप सिंबल देखो कैसे बनाते हैं। आप सिंबल ऐसे बनाते हैं, शुरू हुआ क्या? हो भी गया है कंप्लीट। तो आप ऐसा सिंबल क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप बोलते रिएक्शन आगे भी जा रहा है, रिएक्शन पीछे भी आ रहा है, दोनों प्रोसेस साथ ही साथ चल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये अब हमको पढ़ना है। इसका मतलब क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब अब हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, हीट सब जगह कांस्टेंट हो गई, सेम हो गई। ठीक है, इसका मतलब होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जितने भी सिस्टम होंगे सब सिस्टम का टेम्परेचर एक जैसा हो गया। अब वहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम रीच हो गया। अब हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब सबकी हीट
सेम हो। अगर टेम्परेचर डिफरेंस रहा तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर होता है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर टू एन एरिया ऑफ लो टेम्परेचर, और टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट ट्रांसफर, तो यहां पे वही चीज हुआ। अब हीट ट्रांसफर हो चुका और इतना हो चुका कि सब सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो गया। अब सब सिस्टम का जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा उसको हम बोलेंगे कि द सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर है यहां तक? तो ये तीन टाइप के इक्विलिब्रियम है हमको, और अभी हम डिटेल में डिस्कस इसको आगे करने वाले हैं अलग अलग तरह से। यहां तक क्लियर है? तो चलो बढ़ते आगे। अब यहां पे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छी बात है, कितने लॉ है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के? 3 है। तो अब साइंटिस्ट ने पहले बोला चलो फर्स्ट लॉ बनाते हैं, फर्स्ट लॉ बना दिया। चलो सेकंड लॉ बनाते हैं, सेकंड लॉ बना दिया। अब बाद में उनको याद आया अरे एक लॉ तो रह गया। अब ये एग्जांपल हमारे पास रोड बनाने वालों के साथ होता है। रोड बनाए थे पहले, फिर बोलते अरे पाइपलाइन तो डालना ही रह गया, फिर खोदो रोड। तो अब यहां पे इन्होंने बोला फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, इससे पहले एक लॉ आना चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने क्या नाम दे दिया उसका? जीरोथ लॉ नाम दे दिया उन्होंने। अब ये जीरोथ लॉ सबसे इजी लॉ है, ये बिल्कुल मैथ के एक फॉर्मूले जैसा है। क्या फॉर्मूले जैसा है? इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी। बिल्कुल ये ऐसा लॉ है, बस इस लॉ में नंबर्स की जगह टेम्परेचर की बात हो रही है। और यहां पर 3 सिस्टम है, सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी, और ये तीनों सिस्टम के हम टेम्परेचर के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये सिस्टम के बारे में देखो हम बातचीत कैसे करने वाले हैं। तो अब मैं 3 सिस्टम बना लूंगा यहां पर। ये है हमारा फर्स्ट सिस्टम, ठीक है, फिर ये है हमारा सेकेंड सिस्टम, सेकेंड सिस्टम को कलर दूसरा दे देंगे, और ये है हमारा इधर थर्ड सिस्टम, कुछ ऐसे। ठीक है, ये 3 सिस्टम है हमारे पास। अब यहां पे हमको बोला है सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी। अब देखो एक खास बात दी गई है हमको बोला है ये वॉल्स अलग अलग मटेरियल के बने हुए। अब हमको क्या बोला है कि ये जो वॉल है इधर, ये ए और बी के बीच में जो वॉल है, ये वॉल है डायथर्मिक। ये वॉल कौन सी है? डायथर्मिक, मतलब इसमें से हीट पास हो सकती है। लेकिन जो ये वाली वॉल है ये है एडियाबैटिक, ये वाली वॉल है आपकी एडियाबैटिक, मतलब इसमें से हीट ट्रांसफर। और ये जो व्हाइट वाली वॉल है ये कौन सी है? ये है डायथर्मिक, तो इसमें से हीट ट्रांसफर हो सकती है। क्लियर है यहां तक? अब मेरे को बताओ, अब ये और एक वॉल है इसमें बची हुई, ये भी मैंने व्हाइट से बना दिया, मतलब ये कौन सी वॉल है? ये भी डायथर्मिक वॉल है। अब देखो क्या होने वाला है। अब मैं बोल रहा हूं कि द सिस्टम्स ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है कि सिस्टम ए और सिस्टम बी का टेम्परेचर सेम है। अब देखो हीट ट्रांसफर कहां से कहां हुई, मान लो यहां से ए टू बी हुई, अब बी टू सी भी तो हीट ट्रांसफर हो सकती है। और ये कब तक ट्रांसफर होंगी? जब तक ए और बी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता और बी और सी का भी टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो हम बोल रहे हैं ए और बी का टेम्परेचर कुछ तो सेम हो गया, और बी और सी का भी सेम हो गया, तो ए और सी का भी सेम हो गया। हालांकि ए से सी में कुछ हीट ट्रांसफर हुई क्या? क्यों नहीं हुई? ये वॉल कौन सा है? एडियाबैटिक है। तो बस इस लॉ को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। अब इसी को वर्ड्स में और अलग बोला जाता है। तो चलो अब ये देखो इसका स्टेटमेंट वाइज कैसे बोलते हैं। इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम एंड अनदर टू सिस्टम्स बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन द सिस्टम ए एंड सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। क्लियर है यहां तक? छोटा सा लॉ है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, वही है, दोनों का टेम्परेचर सेम। तो चलो बढ़ते आगे। तो ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब यहां पे है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको आंसर बताना है। बर्स्टिंग ऑफ बलून इरिवर्सिबल, उसको वापस नहीं ला सकते आप। ठीक है, मेकिंग ऑफ आइस रिवर्सिबल, वाटर लिक्विड टू आइस भी बना सकते हैं, आइस टू लिक्विड भी वापस बना सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा परेशानी आपको नहीं होंगी। अब वाटर लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू लिक्विड, ये भी रिवर्सिबल है। इसके लिए आपको एक कंडेंसर लगेगा, कंडेंसर नाम का एक चीज होता है, उससे आप वापस वेपर से
लिक्विड भी बना सकते हो। और ये नॉर्मली जो मैंने एग्जांपल बताया था चाय बनाने का, उसमें भी तो हो ही रहा है। जो चाय का वेपर्स बन के ऊपर गया लीड पे, तो वो लीड पे वेपर्स आके वापस क्या बन गए, लिक्विड ही बन गए हो। तो यहां भी वही हुआ, तो ये भी रिवर्सिबल है। अब बर्स्टिंग ऑफ टायर इरिवर्सिबल, ठीक है। अब यहां पे देखो एग्जांपल्स में खास बात हो रही है, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बर्स्टिंग ऑफ बलून, बर्स्टिंग ऑफ टायर, ये जो है ये फास्ट प्रोसेस है कि स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस के एग्जांपल्स है। और जो हमारा है वाटर टू आइस फॉर्मेशन, ये फास्ट है कि स्लो है, ये स्लो प्रोसेस है। तो जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनकी स्पीड बहुत कम होती है। तो अब हमको बताना है उसमें स्टेप्स कितने लग रहे हैं। तो अगर वो बहुत स्लो है तो उसमें स्टेप्स कितने लगेंगे, बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा मतलब कितने, इनफाइनाइट स्टेप्स। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम बोलेंगे कितने स्टेप्स लग रहे हैं, इनफाइनाइट। और इसके अपोजिट में रिवर्सिबल में, सॉरी हाँ रिवर्सिबल में इनफाइनाइट और इरिवर्सिबल में फाइनाइट स्टेप्स लगेंगे कुछ तो, ठीक है। अब रिवर्सिबल में आप रिएक्शन में ऐसा भी बनाते हैं। अब देखो इसको क्या बोला जाता है, यहां पे जो ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड रिएक्शन है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन को फिजिक्स में बोला जाता है ड्राइविंग फोर्स। क्या बोला जाता है इसको, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब जो फोर्स उसको आगे बढ़ाना चाह रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा है, उसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। और ये इसको अपोज कर रहा है तो उसको क्या नाम बोलेंगे, अपोजिंग फोर्स। तो इसको नाम बोला जाता है अपोजिंग फोर्स। अब ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई ये वाला बहुत स्लो है और ये वाला फास्ट है। ये वाला हमारा कौन है, ठीक है, ये इसका साबुन, ठीक है। अब ये देखो ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स की बात करते हैं, इसमें वापस आ सकता है क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वापस नहीं आ सकता, नाम ही है उसका इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब वापस आ सकता है, इरिवर्सिबल मतलब वापस नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे गाड़ी में का पेट्रोल एक बार यूज कर लिए, अब वापस आ सकते हैं क्या, वही पेट्रोल वही मटेरियल वापस जाता है। अब यहाँ पेट्रोल पंप पे जाके डला सकते तो हाँ, लेकिन क्या वो वही सेम मटेरियल आ रहा है, मतलब जो यूज हो गया वो तो नहीं आ रहा है, दूसरा पेट्रोल आ रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, यूसेज ऑफ पेट्रोल, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये सारे नेचर में जो मैक्सिमम प्रोसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल होते हो, राइट। तो ये सब एग्जांपल्स है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल वाले स्लो, इरिवर्सिबल वाले फास्ट, इसमें इनफाइनाइट स्टेप्स, इसमें फाइनाइट स्टेप्स। और क्या है, अब ये फोर्स की बात जब कर रहे थे हम, तो इसमें सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है क्या, इसलिए तो बोल रहे हैं इरिवर्सिबल है। तो अब ये देखो ध्यान से, इसमें ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अपोजिंग फोर्स, इतना कम है कि उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो यहां पर हम बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। और इसमें तो दोनों चल रहे हैं प्रोसेस, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ड्राइविंग फोर्स इज नियरली इक्वल टू अपोजिंग फोर्स, ठीक है। इसमें जाने वाला भी उतना ही आने वाला भी उतना ही है, इसीलिए ये बीच में रह गया है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये आगे भी जा सकता है पीछे भी आ सकता है। थोड़ा सा ये फोर्स ज्यादा हो गया तो आगे चला जाएगा और थोड़ा सा ये फोर्स ज्यादा हो गया तो पीछे चला जाएगा। तो ये हम जैसे सिंपल एग्जांपल वाटर के लिए कर सकते हैं, फ्रीजर में रख दो आइस बन जाएगा, फ्रीजर से बाहर निकाल लो थोड़ी टाइम में वापस वो वाटर बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्लियर है। अब ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का डायग्राम भी बना सकते हैं हम, और इस चैप्टर में मैक्सिमम डायग्राम हम पीवी ग्राफ बनाने वाले। अब पीवी ग्राफ मतलब प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, हाँ हम दूसरे भी बनाएंगे। और दूसरा कौन सा चीज आ सकता है ग्राफ में, टी वी और एक ही आता है टी, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है और उसका नाम क्या होता है, गैस कांस्टेंट। और उसमें एक और टर्म आता है वो आइडियल गैस इक्वेशन में एन, एन क्या होता है, वो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो, ठीक है। तो इसमें टी वी और टी ये तीनों के ग्राफ हम बनाएंगे और ये तीनों के ग्राफ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए बनाते हैं पहले। तो ये देखो अब हम बनाते हैं ग्राफ इसका कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कैसे बनेगा। तो अब यहां पे देखो, यहां पे है हमारे पास प्रेशर और यहां पे है वॉल्यूम। अब एक कोई तो प्रोसेस हो रहा है, उसका ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ए एक प्रोडक्ट है,
उसका कुछ तो रिएक्शन होके, कुछ तो हीट एक्सचेंज वगैरह होके वो बी तक पहुंच जा रहा है और वो इस रास्ते से पहुंच रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस प्रोसेस इज हैपनिंग फ्रॉम ए टू बी। और अगर मैं बोलूं कि ये वापस भी जा सकता है बी टू ए, तो इस प्रोसेस को आप क्या नाम देंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जो रास्ते से आया उस रास्ते से वो वापस भी जा रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा वापस जा रहा है, अब इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे क्या? अब ये वापस तो मिल रहा हो लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अलग रास्ते से जा रहा हो। अगर सेम रास्ते से जाएगा तो ही रिवर्सिबल बोलेंगे, ठीक है। सेम रास्ते से नहीं जाएगा तो रिवर्सिबल उसको नहीं बोलेंगे हम। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस का। तो इरिवर्सिबल का क्या रहेगा? इरिवर्सिबल का ऐसा कुछ रहेगा। तो इरिवर्सिबल का बस ऐसा एक प्रोसेस है ए टू बी और इसमें वापस नहीं आ रहे हो। अब इसमें ऐसे ही होना जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है सी टू डी। तो इसमें बस क्या मीनिंग है कि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। ये फिर से बता दूं तो देखो, रिवर्सिबल मतलब क्या है? रिवर्सिबल मतलब अब मान लो मेरे चलने का प्रोसेस, तो मैं यहां से ऐसे चल रहा हूं। अब रिवर्स आना मतलब क्या? गाड़ी में जो रिवर्स गियर रहता है उसमें गाड़ी को घुमा के ऐसा चलाए तो रिवर्स बोलते हैं क्या? रिवर्स किसको बोलते हैं फिर? कि ऐसा ही वापस जाना चाहिए, जो रास्ते से गए उसी रास्ते से वैसा ही वापस आना चाहिए। उस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन आप बोल रहे नहीं, जहां से शुरू करें वहां वापस आए ना, मतलब यहां से शुरू करें, मान लो इधर तक चले, गाड़ी पलटा लिए, फिर इधर तक आए, क्या अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ? अब नहीं हुआ है, क्योंकि रास्ता भी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ए टू बी और बी टू ए अगर यही रास्ते से आ रहे हैं तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस, और अगर रास्ता चेंज कर दिया तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में आ जाता है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस बहुत मजेदार चीज है। अब ये देखो, साइक्लिक का मीनिंग क्या है? साइक्लिक का मीनिंग आपको ऐसे कुछ समझना है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा आगे। तो साइक्लिक प्रोसेस जहां भी आया तो उसको बोलना है अजीब दास्तां है ये, जहां शुरू वहीं खत्म। तो ऐसा जो भी प्रोसेस होगा उसको क्या नाम देना है? साइक्लिक प्रोसेस। अब इसमें एक ही रूल है, बस यही। अब इसमें साइक्लिक प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा गया, अब देखो यहां से शुरू हुआ ए पॉइंट से और खत्म भी वहीं पे हो गया, तो ये कौन सा प्रोसेस है? और यहाँ पे मैंने एक्सिस कौन सी बना? एक्सिस क्या रहेगा यहाँ पे? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। अब मैं कोई प्रोसेस बना रहा हूं, बी पॉइंट से शुरू हुआ और बी पॉइंट पर ही खत्म हो गया, तो ये भी कौन सा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है? अजीब दास्तां है ये, जहां शुरू वहीं खत्म। अब मैं एक बना रहा हूं ग्राफ, इसका बताओ क्या ये साइक्लिक है? अब ये बताओ क्या ये साइक्लिक है? नहीं। साइक्लिक मतलब वो साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। साइकिल जरूरी नहीं है सर्कल ही होनी चाहिए, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, रैंडम शेप की भी हो सकती है। तो साइक्लिक प्रोसेस समझ में आ गया? इसमें कुछ डाउट है? तो अब यहां पर बढ़ते हैं हम आगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स। तो ये हमने थोड़ा सा शायद पहले डिस्कस भी किया था। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल मतलब ऐसे वेरिएबल जो क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, और इंटेंसिव वेरिएबल मतलब ऐसे वेरिएबल जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते। सिंपल एग्जांपल, मास। जितना ज्यादा मटेरियल उतना उसका मास ज्यादा, और जितना मटेरियल कम उतना उसका मास। इसका हर एग्जांपल ले सकते हैं आप, पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबर, गेहूं, व्हीट, राइस, फूड, हर चीज आ जाएगा इसमें। जितना मटेरियल ज्यादा उतना मास ज्यादा, जितना मटेरियल कम उतना मास कम। क्लियर है? तो मास कौन सी प्रॉपर्टी में आएगा, कौन से वेरिएबल में आएगा? एक्सटेंसिव। ठीक है। और इंटेंसिव वेरिएबल का एग्जांपल है हमारा डेंसिटी, कि अगर अपन एक बूंद पानी की डेंसिटी लेंगे और पूरे समंदर में जितना भी पानी है उसकी डेंसिटी निकालेंगे तो उसकी डेंसिटी सेम आएगी, उसकी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। और आप बोलेंगे इतना एक बूंद और एक समंदर क्यों, ग्लास में ले लो पानी। तो हाँ, इफ वी टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर और अ ग्लास ऑफ वाटर और अ बकेट ऑफ वाटर,
द डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी सेम, उसके डेंसिटी में कोई चेंज। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में आएगा? तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा, ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो अब देखो ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव समझ में आ गया। अब इसके एग्जांपल्स आपको याद रखना है। तो ये देखो इसमें मास आ गया, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम मतलब आपके बोतल में कितना पानी भर के रख सकते हैं, तो जितना पानी ज्यादा रखेंगे उतना वॉल्यूम क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटेंसिव। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स है। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी इसमें आपने केमिस्ट्री में बहुत सारे टाइप्स के पढ़े, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, कोई भी एनर्जी आने दो, किसमें डाल देना है उसको? एक्सटेंसिव में उठा के डाल देना है। इसका क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन रहेंगे और ये बोलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो आपको इसमें के एग्जांपल आए तो बोल देना है, ठीक है। और क्या क्या एग्जांपल है इसमें देखो, हीट कैपेसिटी पढ़े क्या हमने? यस, इसमें मास था क्या? नहीं था, था। H इज इक्वल टू MC, मास आ गया, मास बढ़ा दी, ये क्वांटिटी बढ़ जाएंगी तो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी वर्ड का मीनिंग क्या है हम आगे पढ़ने वाले वैसे, लेकिन अभी अगर किसी को पता होगा तो बताओ। द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, वो सिस्टम में टोटल हीट कितनी है उसको बोलते हैं एंथैल्पी, ठीक है। यही मीनिंग है इसका, और कुछ इससे ज्यादा मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है? मीनिंग क्या है उसका? ये तो आप फॉर्मूला सिंबल वगैरह बोल रहे हैं, मीनिंग क्या है एंट्रोपी का? ये भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्टर्बेंस या डिसऑर्डरनेस, इसका देखो मैं एग्जांपल से आपको मीनिंग बताता हूं। तो एग्जांपल से मीनिंग ये है इसका। तो अब हम 3 टाइप के हमारे ये लेते हैं सिस्टम्स। एक सिस्टम है जिसमें गैस पार्टिकल्स है, दूसरा सिस्टम है जिसमें लिक्विड पार्टिकल्स है, और तीसरा सिस्टम है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स है। 3 सिमिलर बॉक्सेस है, एक में गैस है, एक में लिक्विड है, एक में सॉलिड है, पूरा भरा हुआ, ठीक है। तो किसमें पार्टिकल्स एकदम नजदीक नजदीक रहते हैं? सॉलिड में, उससे थोड़े से दूर और बहुत दूर दूर गैसेस में। तो जिसमें पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर दूर रहते हैं उसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा, उसका डिसऑर्डरनेस। एक होता है ऑर्डर, दूसरा होता है डिसऑर्डर। ऑर्डर मतलब जमा के रखे हुए, बिल्कुल पास पास रखे हुए बिल्कुल, तो ये ऑर्डर में हो गया। और डिसऑर्डर मतलब थोड़ा दूर दूर हो गया, डिसऑर्डर बढ़ा दिया तो और दूर दूर हो गया। अब इसका परफेक्ट एग्जांपल है हमारे घर में अलमारी। तो जब हमारे मम्मी जमाते हैं अलमारी तो उसमें एंट्रोपी बहुत कम रहती है, उसमें डिसऑर्डरनेस बहुत कम रहता है, बराबर जमे रहते चीजा, और हमको बोले जमाओ तो हम एंट्रोपी बढ़ाए थे। अब किसी की एंट्रोपी लिक्विड जैसी होती है, किसी की एंट्रोपी गैसेस जैसी होती है। एक पूरा कमरा है, एक कपड़ा यहाँ पड़े हुआ है, एक कपड़ा वहां पड़े हुआ है, एक कपड़ा उधर पड़े हुआ है, एक कपड़ा उधर पड़े हुआ है, ठीक है। तो ये होता है, तो हम क्या करते हैं एंट्रोपी को डिसऑर्डरनेस बढ़ा देते हैं। पार्टिकल बहुत दूर दूर, और ऑर्डर में जितना रहेगा उतना पार्टिकल पास पास रहेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है इसके। अब इंटेंसिव में भी ऐसी एग्जांपल है, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हम ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसका एग्जांपल कहीं भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये आपको एग्जांपल्स पूरे याद रखना है। मोलार मास, आप नंबर ऑफ मोल्स 5 लो, 10 लो, 100 लो, 500 लो। वाटर का मोलार मास कितना रहने वाला है? प्योर वाटर का 18। कितने भी नंबर ऑफ मोल्स लो, कितना भी पानी लो, मोलार मास चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो ये किसमें आ जाएगा? इंटेंसिव में। तो ऐसे ही ये पूरे एग्जांपल्स है। मोलार हीट कैपेसिटी, इसमें मास नहीं था, इसमें नंबर ऑफ मोल्स थे, ठीक है। तो और यहां पे क्या है? स्पेसिफिक। अगर स्पेसिफिक वर्ड आ गया और आगे कुछ भी लिखा रह लो, आपको उसको उठा के इसमें डाल देना है इंटेंसिव में, क्योंकि स्पेसिफिक मतलब उसमें कुछ स्पेशलिटी रहेंगी, और स्पेशलिटी यही रहेंगी कि वो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो मैं अगर स्पेसिफिक प्रेशर लूं, स्पेसिफिक एनर्जी लूं, कुछ भी लिख दूं मैं स्पेसिफिक के आगे, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी। फिर प्रेशर, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है मालूम है? विस्कोसिटी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। तो विस्कोसिटी थिकनेस, गाढ़ापन लिक्विड का। तो पानी वाटर लेंगे तो अगर इतना सा भी पानी लेंगे उसकी भी विस्कोसिटी वही रहेगी, इतना भी पानी लेंगे तो उसकी विस्कोसिटी वही रहेंगी। और सेम गोज विथ हनी, शहद, शहद में भी वैसे रहेगा कुछ, ठीक है। अब ये देखो इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप अगर 2 एक्सटेंसिव क्वांटिटीज लेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लेंगे, एक्सटेंसिव वेरिएबल लेंगे,
और दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा? एक्सटेंसिव आएगा। लेकिन अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? इंटेंसिव। देखो, मास अपॉन वॉल्यूम, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। तो ऐसा आपको कुछ भी बना के दे सकता है एग्जांपल। क्या बना के दे देगा? हीट कैपेसिटी अपॉन एंथैल्पी, इंटेंसिव। दोनों एक्सटेंसिव को डिवाइड करेंगे, इंटेंसिव। मास प्लस वॉल्यूम, एक्सटेंसिव। मास इंटू वॉल्यूम, एक्सटेंसिव। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा, डिवाइड करेंगे तो चेंज हो जाएगा। और एक चीज, एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव, मास अपॉन डेंसिटी। क्या आंसर आएंगे इसका बताओ? मास अपॉन डेंसिटी का। तो मास अपॉन डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। मास मास कैंसिल, वॉल्यूम ऊपर चले गया, वॉल्यूम किधर है? तो एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। तो ये याद रखना है चीजें, ठीक है। इसके प्रॉब्लम्स डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये डायरेक्ट नहीं पूछता आपको, ये ऐसे पूछता है ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो ये आपको लॉजिक याद रखना है, ठीक है। उसके हमने प्रूफ भी देख लिया है। क्लियर है यहां तक? तो चलो बढ़ते आगे। यहाँ पे स्टेट एंड पाथ फंक्शन सबसे इजी टॉपिक, और इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको दो एग्जांपल याद रखना है जो है पाथ फंक्शन के। वो एग्जांपल है हीट एंड वर्क। इसके अलावा कोई भी एग्जांपल आने दो, आंख बंद करके उसको स्टेट फंक्शन में डाल देना है। अब ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या? ये सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। ये बोलते हैं कोई भी रास्ते से जाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता, बस हमको शुरू कहां से किए, खत्म कहां पे किए, बस इतने चीजें हमको मैटर करता है, ठीक है। बीच में आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, किधर से भी जाओ, हमको रास्ते से लेना देना नहीं है। इसलिए इनको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। दे डिपेंड ऑन ओनली इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। और पाथ फंक्शन इसका उल्टा, पाथ मतलब रास्ता, तो ये रास्ते पे डिपेंड कर रहे हैं। अब देखो इसका मैं वर्क डन का एग्जांपल बताता हूं। अब मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये डेस्क है। अब डेस्क को मेरे को बोला यहां से उठा के वहां रखो। अब मेरे पास दो ऑप्शन है रखने के। मैं क्या करूंगा? ये डेस्क को ऐसे उठाकर यहां रख दूंगा, ये एक रास्ता हो गया। अब दूसरा रास्ता, मैं ये डेस्क को उठा के बाहर रख जाऊंगा, दूसरी क्लास में जाकर आ जाऊंगा, फिर यहां लाके रखूंगा। तो मैंने उठाया यहीं से और रखा वहीं पे, दोनों केसेस में। लेकिन क्या दोनों केसेस में वर्क डन सेम हुआ? नहीं। किसमें वर्क डन ज्यादा हुआ? जब मैंने ज्यादा दूर लेकर गया, इसमें पाथ बड़ा हो गया, उसमें वर्क डन भी। तो ये रास्ते पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इसीलिए ये हीट और वर्क डन कौन से टाइप से? पाथ फंक्शन है। तो सिर्फ आपको ये दोनों याद रखना है। ये दोनों के अलावा कुछ भी आने दो, सीधा सीधा स्टेट फंक्शन में डाल देना है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाकी के सब एग्जांपल आ जाएंगे इसमें। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिव्स एनर्जी, मोलर हीट कैपेसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें सब आ जाएंगे और, ठीक है। तो अब इसमें लेकिन दो आएंगे, इसमें कोई तीसरा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। अब देखो मैं इसका एग्जांपल एक बता रहा हूं आपको। अब मान लो ये एक फंक्शन है, ए टू बी रिएक्शन हो रहा है ऐसे कुछ, या कोई तो एक प्रोसेस हो रहा है तीन रास्तों से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब आपको इसमें बोला है कि ये तीनों प्रोसेस में क्या प्रेशर सेम रहेगा ए टू बी का? प्रेशर कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। तो ये सिर्फ दो पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ए और ये बोलेगा बीच में कौन से भी रास्ते जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो प्रेशर कोई भी रास्ते से जाओ, तीनों रास्ते से आंसर सेम आने वाला है। वॉल्यूम सेम, नंबर ऑफ मोल्स सेम, ये जितने भी क्वांटिटीज है सब सेम आएंगे। लेकिन वर्क डन और हीट ये सेम नहीं आएंगे। अब इसका हम आगे ग्राफ डिटेल में देखने वाले कि क्यों सेम नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। स्टेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब यहां पे ये स्टेट या प्रॉपर्टीज तीन वेरिएबल्स बताने वाले हैं हमको, और वो तीन वेरिएबल्स कौन से हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब जब हमारा लीनियर सिस्टम था, मैकेनिक्स जब हम पढ़ रहे थे, तो मैकेनिक्स में हमको सिस्टम की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा था? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, ये सब चीजें दे रहे थे हमको इंफॉर्मेशन। लेकिन यहां वो चीजें नहीं देने वाले। अब यहां वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसीलिए उसकी इंफॉर्मेशन ये तीन वेरिएबल देने वाले हैं। कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये टाइम के लिए नहीं है,
थर्मोडायनेमिक्स में कैपिटल टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर, और जहां कंफ्यूजन होता है तो हम क्या करते हैं, फिर टी को हटा के थीटा लिख देते हैं, जो हमने थर्मल प्रॉपर्टीज में किया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे ये स्टेट बता दिया और इसके प्रॉपर्टीज ये 3 वेरिएबल से हमको दिखने वाले। अब ये ना, चलो तो यहां तक क्लियर है। अब ये प्रॉपर्टीज प्रेशर वॉल्यूम से बताने वाले हम, तो आप कैसे बताएंगे वो भी देखते हैं आगे। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां पे आगे आने वाला है वर्क डन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको फॉर्मूला याद है लेकिन फिर भी आपका प्रॉब्लम रॉन्ग हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन पेपर में ये नहीं देखे कि फिजिक्स का पार्ट चल रहा है कि केमिस्ट्री का, आंसर सही लिखते हुए भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर फिजिक्स में आप लिखेंगे तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या आएगा, पॉजिटिव, और केमिस्ट्री में तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। तो इसको देखो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अब केमिस्ट्री में नॉर्मली आप केमिस्ट्री लैब में गए तो आपने कोई सिस्टम बनाया, तो आप उसमें रिएक्शन में काम खुद कर रहे हैं, तो आप काम किस पे कर रहे हैं, उस सिस्टम के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो आप उसको बोलते हैं पॉजिटिव। जब आप खुद सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं आप बोलते हैं पॉजिटिव, खुद से रिएक्शन हो रहा है कुछ तो भी नया, अब होता है नहीं नेगेटिव, तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, और जब खुद काम कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है पॉजिटिव। फिजिक्स में उल्टा होता है। फिजिक्स में हम कोई मशीन बना रहे, मान लो फैन बना दिए, तो फैन ने खुद से काम करना चाहिए क्या, घुमाते बैठेंगे ऐसे उसको, एक बार बटन ऑन कर दिया खुद से काम करना चाहिए। फैन खुद से काम कर रहा है, गुड, पॉजिटिव। और अगर वो खुद से काम नहीं कर रहा है, उनको बार बार घुमाना पड़ रहा है, धक्का स्टार्ट हो गया वो गाड़ी की ऐसा, तो आप वो पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, आप वो नेगेटिव लेंगे। तो ये सोच का डिफरेंस है, आइडियोलॉजी का डिफरेंस है किसमें, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में। फॉर्मूला सेम रहने वाला है, साइन अलग अलग हो जाएंगे। अब इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं। तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफएस कॉस थीटा भी आता है। अभी मैं बोलता हूं दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कॉस 0 लेंगे, और कॉस 0 कितना होता है 1। अब मैं बोल रहा हूं छोटा सा वर्क डन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा हो गया। अब फोर्स का फॉर्मूला मेरे को प्रेशर के फॉर्म में बताओ। प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, यहां पुट कर दो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ के जगह प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू हाइट, और ये छोटी सी हाइट है तो वॉल्यूम भी छोटा सा आएगा, तो यहां आएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी, छोटा सा वॉल्यूम। अब मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है, क्या करूं, इंटीग्रेशन कर लो। तो अब देखो यहां कैसे आंसर आएगा, यहां भी इंटीग्रेशन यहां भी इंटीग्रेशन। अब यहां पे इंटीग्रेशन के लिमिट्स किसके आएंगे, वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम का लिमिट लेंगे v1 टू v2, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू डब्ल्यू, और यहां पे प्रेशर कांस्टेंट तो प्रेशर बाहर। अब इंटीग्रेशन डीवी v विद इन द लिमिट्स v1 टू v2, तो इसका आंसर आएगा p इंटू v2 माइनस v1, और इसी को क्या लिखते हैं आप, p डेल्टा v। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, क्लियर है। अब यही वर्क डन का फॉर्मूला आप केमिस्ट्री में क्या लिखते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, राइट। और ये वर्क डन प्रेशर कौन सा लगा रहे, ये हम खुद लगा रहे हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, एक्सटर्नल, ठीक है। अब इसके एग्जांपल से साइन भी देख लेते हैं, प्लस आएगा क्या माइनस आएगा, तो इसका एक ही एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। अब देखो एग्जांपल कैसे आने वाला है इसका। तो मान लो एक कंटेनर है मेरे पास ऐसे कोई, और ये कंटेनर में एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन क्या होता है, पिस्टन एक ऐसी कोई चीज है जिसको ऊपर से हैंडल है और ये चीज मूवेबल है, मतलब ये ऊपर नीचे मूव हो सकती है। और इसमें कोई तो मान लो लिक्विड ले लिया है मैंने, यहाँ वाटर ही ले लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रेशर लगा रहा हूं, तो जब मैं इसमें प्रेशर लगाऊंगा ऐसे नीचे, तो यहाँ का वॉल्यूम क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का क्या रिलेशन रहेगा, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूं तो देखो यहां पे, तो आंसर वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 का कैसा रहेगा। अब ये मैं खुद फोर्स लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। बाय और ऑन का क्या फर्क है, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब वो खुद काम कर रहा है, उसको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब फोर्स हमको लगाना पड़ रहा है। तो ये कौन सा एग्जांपल है, ऊपर से मैं प्रेशर लगा रहा हूं ऑन द सिस्टम। जब मैं वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात करूंगा
वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इसमें वॉल्यूम क्या होने वाला है? तो फाइनल वॉल्यूम V2 कम रहेगा V1 से ज्यादा रहेगा? तो V2 कम रहेगा। इसको मैं ऐसे प्रेस करूंगा तो ये वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया। अब निकालो वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V, मतलब P इंटू V2 माइनस V1। V2 ऑलरेडी छोटा है, छोटा में से बड़ी क्वांटिटी निकालो, माइनस आता है आंसर। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस आने वाला है इसका आंसर, नेगेटिव आने वाला है आंसर। तो इसीलिए फिजिक्स में जब वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो उसका आंसर आता है नेगेटिव। और इसका अपोजिट केस, उल्टा केस लेते हैं, वर्क डन। अब कौन काम कर रहा है? वो सिस्टम खुद काम कर रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम। अब ये खुद काम करेंगे तो ये एक्सपांड होगा, एक्सपांड हुआ तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा रहेगा इनिशियल वॉल्यूम से। तो यहां लिखेंगे V2 इज ग्रेटर देन V1, और बड़े में से छोटा माइनस किया तो आंसर। तो इसीलिए हम वर्क डन का आंसर क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि इन अ सर्टेन प्रोसेस वर्क डन कम्स आउट टू बी नेगेटिव, देन वर्क इज डन डैश बाय द सिस्टम के ऑन द सिस्टम। अगर वर्क डन नेगेटिव है तो क्या आंसर आएगा? ऑन द सिस्टम। और अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो बाय द सिस्टम। तो यहां से डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है या वो खुद काम कर रहा है। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना? 0। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि द सिस्टम, देयर इज चेंजेस हैपनिंग इन द सिस्टम एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, देन 4 ऑप्शंस। तो वहां पे काम कौन कर रहा है? वो सिस्टम खुद काम कर रहा है। अब वो सिस्टम कैसे काम करेगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट हमारे सेशन में। ठीक है, तो आज के लिए यहां रुकते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है।